19 जनवरी 2021 19 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली न्यूज, अवेयर ऑफ चाइनीज कंस्ट्रक्शन अलोंग द एलएसी सेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। पिछले कुछ दिनों में पॉपुलर न्यूज़पेपर जो पोर्टल्स हैं हमारे देश के, वहां पे एक न्यूज रिपोर्ट हो रही है कि अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में चाइना ने बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की है और चाइना हमारे लैंड के अंदर घुस गया है। तो सरकार से सवाल पूछे गए, सेंसिटिव मुद्दा है, सरकार ने भी जवाब देना सही समझा। तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला मंडे को कि भाई हमको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कर रहा है चाइना पास्ट ईयर से अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है ना भाई। अब बात यहां पे यह है कि जिस जगह पे वो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये जगह एक विलेज है ऑन द बैंक्स ऑफ तसारी चू रिवर इन द अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ये अरुणाचल प्रदेश बिटवीन नवंबर 19 एंड नवंबर 2020। अगर आप यहाँ नक्शा देखिए तो ये एक विलेज से यहाँ डेवलप होता नजर आ रहा है। ये जो विलेज है ये रिवर तसारी चू में है, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वैसे तो ये बोला जा रहा है कि ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, कहीं ना कहीं मैप में भी अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हम दिखाते हैं, बट एक्चुअली में चाइना के कंट्रोल के अंदर है। और यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या बोल रही है कि ये चाइना के कंट्रोल के अंदर आज से नहीं है, ये लैंड चाइना के कंट्रोल के अंदर 1959 से है। चाइना इस लैंड के ऊपर कब्जा लगा के बैठा है 1959 से। 1959 से पहले आसाम राइफल्स की एक पोस्ट थी इस इलाके में, फिर इस पोस्ट को उखाड़ फेंका और चाइना वाले इस इलाके में घुस गए। तब से वो कभी इस इलाके में कंस्ट्रक्शन करते हैं, कभी कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, कभी टेम्पररी कंस्ट्रक्शन था, कभी परमानेंट कंस्ट्रक्शन था, अब वहां पे परमानेंट कंस्ट्रक्शन नजर आ रहा है। तो भाई ये एक शॉकिंग रेवलेशन है कि हमारा एक जो गांव है वो 1959 से चाइना के कंट्रोल के अंदर है और उस समय की सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। कुल मिला के बात यहाँ पे ये है कि चाइनीज फोर्सेस वहां पे घुस आई हैं, उनको बाहर उखाड़ के फेंका नहीं जा सकता। जब प्रेजेंट सरकार को ये लगा कि हाँ भाई हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो प्रेजेंट सरकार ने रियलिटी बता दी, या फिर कह लीजिए कि अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी शेड ऑफ कर दी। क्योंकि एक बात तो सही है, 1959 से अगर चाइना वहां घुस के बैठा है और अगर अब उनको उखाड़ा तो भैया पूरी फुल फ्लेज्ड वॉर ही छिड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं 1959 से जो कंडीशन बनी हुई है उसको हटा पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए सरकारें भी चुप बैठी हैं। और कहीं ना कहीं जो अरुणाचल प्रदेश का जो गांव हम बोलते हैं वो कहीं ना कहीं आपके चाइना के कंट्रोल के अंदर है। बट यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक और स्टेटमेंट बोल रही है कि अगर चाइना अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, बहुत ज्यादा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा है, तो हम भी अपनी काबिलियत के हिसाब से बहुत सारे बॉर्डर्स, रोड्स और ब्रिजेस बना रहे हैं, ताकि जो कनेक्टिविटी है हमारी आर्म्ड फोर्सेस की बॉर्डर इलाकों से वो बनी रह सके, और जो लोकल पॉपुलेशन रह रही है बॉर्डर के पास वो भी कनेक्टेड रहे हमारी आर्म्ड फोर्सेस से। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल श्रग ऑफ हो जाए। पार्लियामेंट में 2019 में जवाब देते हुए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि चाइना हमारे देश का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा के बैठा है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और अक्साई चीन में, और कहीं ना कहीं 90,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी को चाइना क्लेम करता है। तो भैया कहीं ना कहीं रिसेंटली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना की मिलिट्री एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, बॉर्डर डेवलपमेंट बहुत बढ़ गया, और कहीं ना कहीं चाइना का एक अलग ही प्रकार का ट्रेंड है। चाइना केवल अपनी मिलिट्री मूव नहीं करता है, चाइना अपने सिविलियंस को भी वहां पे मूव कर देता है। और कहीं ना कहीं ये जो तुसुचुरिरी रिवर के पास की जो गांव देखा गया है, यहाँ पे चाइनीज सिविलियन पॉपुलेशन को सेटल किया गया, मतलब वहां पे चाइना के लोगों को, सिविलियंस को सेटल कर दिया है चाइना ने। तो कुल मिला के अपना परमानेंट क्लेम कर दिया है। परमानेंट क्लेम कैसे कि भाई मान लीजिए अगर वहां पे कोई सिविलियन नहीं रहते, जगह एकदम खाली है, आइसोलेटेड है, तो मान लीजिए हो सकता है कभी मिलिट्री ना हो तो इंडियन फोर्सेस घुस के उस इलाके को कब्जा ले। चाइना को पता है कि अगर हम अपने सिविलियंस को वहां पे प्लेस कर देते हैं तो इलाका परमानेंट हमारा हो जाएगा, इसलिए सिविलियन पॉपुलेशन को इस विलेज में पोजीशन कर दिया किसने? चाइनीज ने। क्योंकि मिलिट्री हमेशा वहां रह नहीं सकती, कभी अगर मिलिट्री नहीं हुई तो हो सकता है इंडियन फोर्सेस घुस के कब्जा कर लें, इसलिए सिविलियंस को वहां पे स्टैब्लिश कर दो तो इंडियन फोर्सेस वहां पे कभी घुस ही नहीं पाएंगी। सीधी सीधी चाइनीज की मोडस ऑपरेंडी है। अगर आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करिए तो 3 जगहों पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया की चाइना के साथ, लद्दाख के वेस्टर्न सेक्टर में, मिडिल सेक्टर जहां पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आता है, और ईस्टर्न सेक्टर जहां पे अरुणाचल प्रदेश आता है और सिक्किम आता है। तो ये कह सकते हैं कि दुखी न्यूज़ है। जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस इन मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज में काम आएगी। मई से एक्चुअली जो कुछ भी हो रहा है, मई 2020 से जो कुछ भी हो रहा है चाइना के रिस्पेक्ट में, हमें समय समय पे ये याद दिलाया जा रहा है कि हम चाइना के सामने कितने कमज़ोर हैं। और ऐसा नहीं है कि कमज़ोरी अभी की है, ये कमज़ोरी 1947 से डेवलप हो रही है। अब देखिए हमारी सरकारें इससे कैसे डील करती हैं आगे आने वाले समय में, वो एक अलग बात है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। करंट अफेयर्स की वीडियो है तो आपके बहुत सारे दोस्त जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो जनरल नॉलेज की
इन्फॉर्मेशन को जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं उनके लिए भी वीडियो काम किए, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, आप उनको ओरली बता सकते हैं इस चैनल के बारे में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जूनियर डॉट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF पाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। देखिए, जो कारा नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसने अपना 6th एनुअल डे सेलिब्रेट किया 15 जनवरी 2021 को। हर साल एनुअल डे सेलिब्रेट किया जाता है कारा का 15 जनवरी को। क्यों? क्योंकि कारा नाम की जो बॉडी है ना, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था। कब? इसी दिन पे 15 जनवरी 2021 को। किसके थ्रू? सेक्शन 68 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के थ्रू। ठीक है, तो सेक्शन 68 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के थ्रू कारा बनाई गई, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। स्टैट्यूटरी स्टेटस मतलब एक ऐसी बॉडी जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाई गई है, या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू उसको रिकॉग्निशन मिला है, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाएगा। फिर बात की जाए ये कारा किसके अंदर ऑपरेट करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ऑपरेट करती है। दिस इज बेसिकली द नोडल बॉडी फॉर अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन। अगर इंडियन चिल्ड्रन को अडॉप्ट करना है तो नोडल बॉडी है कारा। दोनों, चाहे किस तरीके का अडॉप्शन हो, चाहे इंटर कंट्री अडॉप्शन हो, चाहे इन कंट्री अडॉप्शन हो, यानी देश के अंदर किसी डोमेस्टिक कपल को अडॉप्ट करना है तो उसको कारा से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कल की डेट में आप शादी करते हो और एज अ पेरेंट आप डिसाइड करते हैं कि हम किसी बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, तो आपको इस अडॉप्शन को कारा से सर्टिफाई कराना पड़ेगा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी से। या मान लीजिए किसी दूसरे देश का कपल है, तो यूक्रेन से कोई कपल आया इंडिया में और वो इंडिया के एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, तो ऐसे केसेस में भी अप्रूवल कौन देगा? कारा देगा। तो बेसिकली कारा इज डेजिग्नेटेड as the central authority to deal with inter-country adoption according to the provisions of Hague Convention on inter-country adoption। यानी दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में अगर अडॉप्शन होता है तो उसके लिए हेग कन्वेंशन बनाया गया है। हेग कन्वेंशन को इंडिया ने रेटिफाई किया 2003 में। तो बेसिकली इंडिया इज अ मेंबर, इंडिया इज अ पार्टी टू द हेग कन्वेंशन। तो इंडिया हेग कन्वेंशन के नॉर्म्स को मानेगा। हेग कन्वेंशन का नॉर्म क्या बोलता है? हेग कन्वेंशन का नॉर्म ये बोलता है कि हर कंट्री एक अथॉरिटी को डेजिग्नेट करेगी एज द सेंट्रल अथॉरिटी टू डील विद इंटर कंट्री अडॉप्शन। तो इंडिया में कारा को डेजिग्नेट किया गया। तो भैया वो बच्चे जिनको छोड़ दिया गया, कहीं फेंक दिया गया, सरेंडर कर दिया गया एडॉप्शन एजेंसीज के पास, उन बच्चों को अगर इंडिया के अंदर कोई कपल अडॉप्ट करना चाहता है या इंडिया के बाहर का कोई फॉरेनर कपल अडॉप्ट करना चाहता है, तो उसको परमिशन कहां से लेनी पड़ेगी? कारा से लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली दिस हेग कन्वेंशन के रिस्पेक्ट में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है कारा। दिस कन्वेंशन बेसिकली प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ इरेगुलर, इलीगल एंड प्रीमेच्योर अडॉप्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो भैया अडॉप्शन प्रॉपर तरीके से हो, इसके लिए ये कन्वेंशन बनाया गया जिसका नाम है हेग कन्वेंशन। तो याद रखिएगा, ये हेग कन्वेंशन इंटर कंट्री अडॉप्शन से डील करता है। एंड दिस हैज क्रिएटेड सेफगार्ड्स टू मेक श्योर दैट इंटर कंट्री अडॉप्शंस आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का फायदा होना चाहिए इंटर कंट्री अडॉप्शन से, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? हेग कन्वेंशन की। लेकिन कहीं ना कहीं कारा के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। कारा एडॉप्शंस को ब्रोकर करता है। कारा के भी एम रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छे पेरेंट्स मिल जाएं, अच्छे पेरेंट्स उनको अडॉप्ट करके ले जाएं, क्योंकि जब अच्छे पेरेंट्स उनको अडॉप्ट करके ले जाते हैं तो बच्चों की परवरिश अच्छी होती है, उनको एक अच्छी ज़िंदगी मिलती है आगे। लेकिन कहीं ना कहीं कारा के काम करने के तरीके में डिसरप्शन देखा गया। एडवांस्ड स्टेजेस ऑफ द अडॉप्शन में बच्चे लौटाए गए हैं। 400 बच्चों में से 6 बच्चों को लौटा दिया गया है। तो भाई एक चाइल्ड को जब अडॉप्ट किया जाता है तो उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, और कभी कभी ये देखा गया कि अडॉप्शन को स्टॉप कर दिया गया है एट एट अडॉप्टिव होम। मतलब कि एक बच्चे को एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया, वो कपल उस बच्चे को अपने साथ ले गया अपने घर में। बाद में कारा की तरफ से कोई लीगल प्रॉब्लम आई और उस बच्चे को वापस, ठीक है ना, कारा के डेजिग्नेटेड सेंटर्स में बुला लिया गया। मतलब कि लीगल प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है, कारा के द्वारा बताया गया है कि 6 in 400 चिल्ड्रन आर बीइंग रिटर्न्ड एट एडवांस्ड स्टेजेस ऑफ अडॉप्शन। क्यों? क्योंकि देखिए, इंडिया ने हेग कन्वेंशन को रेटिफाई कर रखा है। बाहर के बहुत सारे देश आके इंडिया के बच्चे को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने हेग कन्वेंशन को अडॉप्ट नहीं किया है। अभी कोई एक ऐसा देश जिसने हेग कन्वेंशन को अडॉप्ट नहीं किया है, तो कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी हेग कन्वेंशन की जिसको वो देश मानने को तैयार नहीं होगा। बट इंडिया को तो हेग कन्वेंशन की कंडीशंस को मानना है ना। तो इंडिया का कारा हेग कन्वेंशन की कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, और कोई एक ऐसा कपल जो किसी एक दूसरी कंट्री से आया है जो कि हेग कन्वेंशन कंडीशन को नहीं मानता है, तो इसकी वजह से लीगल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और कभी कभी पे लीगल प्रॉब्लम्स की वजह से एडवांस्ड स्टेजेस पे वो अडॉप्शन रुक जाता है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है कि फॉरेनर कपल आया, उसने एक बच्चे को देखा, उन्होंने बच्चे को देखा, बच्चे से बातचीत करी, कुछ टाइम स्पेंड किया, बच्चे को पेरेंट्स पसंद आ गए, पेरेंट्स को बच्चा पसंद आ गया। अब वो लोग लीगल प्रोसीडिंग शुरू करते हैं। लेकिन लीगल प्रोसीडिंग्स में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। हेग कन्वेंशन के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं
कि हाँ भाई ये बच्चा आप यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो बच्चे का आप इस तरीके से ध्यान रखोगे, कल की डेट में ये हो गया तो आप ऐसे लायबल होगे। तो कुछ कंट्रीज के लॉज हेग कन्वेंशन के लीगल नियमों को नहीं मानते हैं और ऐसे केसेस में एडवांस्ड स्टेजेस में जो बच्चे का अडॉप्शन होता है ना वो रुक जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है कारा के द्वारा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्टैट्यूटरी बॉडी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, इसमें भी ये काम आएगा। इश्यूज अराइजिंग आउट, तो कारा की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो इश्यूज अराइजिंग की कैटेगरी में ये चीज आती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, यूके प्राइम मिनिस्टर इनवाइट्स इंडियन पीएम टू G7। यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी जी को समिट को अटेंड करने के लिए इनवाइट किया है और सिर्फ मोदी जी को ही नहीं, इंडिया के साथ साथ साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया गया है। यूके ने यहाँ पे पहले एक आइडिया प्रपोज कर रखा है D10 का। G7 को 3 लोगों के साथ जोड़ के D10 बनाने की बात की जा रही है, जिसमें G7 प्लस इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस साउथ कोरिया। अगर G7 की हिस्ट्री देखा जाए तो G7 को ओरिजिनली बनाया गया 1975 में। इसके मेंबर्स हैं यूएसए, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूके, इटली। तो ये 7 मेंबर्स थे। बाद में रशिया को इस G7 ग्रुप में 1998 में जोड़ लिया गया और जब रशिया इस ग्रुप के साथ जुड़ गया तो ये G7 क्या बन गया, G8 बन गया। बट फिर रशिया ने एक ऐसा काम किया जिसके चलते बाकी G7 कंट्रीज नाराज हो गई। रशिया ने अपने ट्रूप्स को ईस्टर्न यूक्रेन में मूव इन किया और क्रीमिया को कब्जा लिया 2014 में। जब 2014 में क्रीमिया को कब्जाया रशिया ने तो G8 कंट्रीज ने बहुत हैवीली क्रिटिसाइज किया रशिया को और रशिया को G8 से सस्पेंड कर दिया गया और फिर से G8 G7 बन गया 2014 में। अगर एक कंट्री को G7 का मेंबर बनना है तो उसके पास हाई नेट नेशनल वेल्थ होनी चाहिए। तो इंडिया के पास हाई नेट नेशनल वेल्थ है, लेकिन उसके पास हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होना चाहिए। इंडिया के पास नो डाउट हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया बहुत पीछे है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का होना या ना होना इंडिया को मेंबरशिप से नहीं रोक सकता। इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दुनिया भर की कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हर कोई इंडिया से दोस्ती करना चाहता है एक्सेप्ट चाइना ऑब्वियसली। उसके बाद अगर बात की जाए तो जब G7 की एनुअल समिट होती है ना, तो इस एनुअल समिट को कौन प्रिसाइड करता है, इसकी मेंबर कंट्रीज के लीडर्स टर्न बाय टर्न रोटेशनल बेसिस पे G7 के एनुअल समिट को प्रिसाइड करते हैं। ये एनुअल समिट 2 दिन के लिए चलती है। इस एनुअल समिट के दौरान ये जो लीडर्स हैं ये इंपॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज के बारे में बात करते हैं और इस समिट के होने से पहले इसके ग्राउंड वर्क को ले किया जाता है, इसके बेसिक परिपाटी को बनाया जाता है जो काम करते हैं शेरपा। अब आप बोलोगे शेरपा कौन होते हैं, तो शेरपा आर द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स और मेंबर्स ऑफ एम्बेसडर्स ऑफ G7 मेंबर्स। तो G7 कंट्रीज के जो लीडर्स के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पहले ही होने वाली G7 मीट के बेसिक एजेंडा को, डिलिबरेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इस बेस को तैयार करेंगे कि जब भी मीटिंग होगी वहां पे लीडर्स बैठ के अच्छे से बातचीत कर सकें। तो भाई प्राइम मिनिस्टर अपने किसी चहेते को भेजेंगे पहले ही G7 की मीटिंग का डिस्कशन करने के लिए और फाइनली जब प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाएंगे तो वहां पे जाकर डिस्कस करेंगे। वो अलग बात है कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, बट कहीं ना कहीं G7 के लिए अगर इंडिया को इन्वाइट किया गया है तो इंडिया अपने रिप्रेजेंटेटिव को पहले भेजेगा, अपने शेरपा को पहले भेजेगा, वो शेरपा जाके वहां बातचीत करेगा, बाद में मोदी जी जाके वहां पे बातचीत करेंगे। अब देखा जाए तो G7 में जो भी डिस्कशंस होते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, उनका इम्पैक्ट बड़ा होता है क्योंकि G7 में जो भी पावर्स हैं वो मेजर इकोनॉमिक पावर्स हैं दुनिया की। दे रिप्रेजेंट 58% ऑफ द ग्लोबल नेट वेल्थ। लेकिन G7 में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं ना वो पॉलिटिकली बाइंडिंग नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। बट भले ही वो लीगली बाइंडिंग ना हो, यहाँ पे जो देश हैं उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। इन 7 मेंबर्स में से जो 5 मेंबर्स हैं, इटली, यूएस, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इनके पास लार्जेस्ट प्रूवन रिजर्व्स हैं गोल्ड के। क्रिटिसिज्म क्या है भाई, G7 को बहुत बेसिस पर क्रिटिसाइज किया जाता है। पहली बात तो G7 को इस पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया जाता है जो कि एक बहुत ही वैलिड और पोटेंट पॉइंट है कि G7 के अंदर कोई भी अफ्रीका का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, G7 के अंदर कोई भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। पहली चीज, अगर आप बात करो एशिया का तो एशिया का केवल एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो है जापान। ओके, फिर भैया इस G7 के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जो प्रोटेस्ट ग्रुप हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज को लेके प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल G7 को इस बेसिस पर क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच का जो गैप है उसको बढ़ा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो कंट्रीज आपको मिलेंगी ना G7 में वो डेवलप्ड है। आप देख लीजिए कंट्रीज को, यूएसए तो डेवलप्ड, कनाडा तो डेवलप्ड, जर्मनी डेवलप्ड, फ्रांस डेवलप्ड, जापान डेवलप्ड, इटली डेवलप्ड, यूके डेवलप्ड, सब डेवलप्ड है। तो कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड और डेवलपिंग के गैप को इंक्रीज करने वाली बात है। तो अगर इंडिया मेंबर बनता है आपका इस G7 का, तो कहीं ना कहीं इस बात को रिकॉग्निशन मिलेगा कि नहीं भाई G7 में केवल डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, G7 में डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं।
तो G7 को इस बात पर क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये पुअर कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को, गरीब कंट्रीज को पीछे छोड़ देते हैं। तो ये भी एक पोटेंट फैक्टर हो सकता है G7 के लिए कि भाई इंडिया को इंक्लूड कर लो, तो पूरी दुनिया को लगेगा कि नहीं भाई डेवलपिंग कंट्रीज को भी इंक्लूड किया जा रहा है इस G7 की एलीट ग्रुपिंग में। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी। फिर बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंप्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है देश की। पहली आई 1986 में, इस 1986 वाली पॉलिसी को मॉडिफाई किया गया 1986 में। सही, पहली आई 1968 में, सॉरी, पहली आई 1968 में, दूसरी पॉलिसी आई 1986 में जिसको मॉडिफाई किया 1992 में, और अब आई है 21वीं शताब्दी की पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मैं 4-5 वीडियोस बना चुका हूँ। एक वीडियो मैंने बताई थी जहाँ पे मैंने स्कूलिंग के लिए रिस्पेक्ट में क्या दे रखा है एनईपी में, वो बताया था। एक मैंने बताई थी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या दे रखा है, ये बताया था। डिसएडवांटेजेस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सब कुछ समझाया मैंने। तो तीसरी है, पहली 1968 में, दूसरी 1986 में जिसको 1992 में मॉडिफाई किया, और ये है तीसरी 2020 की। ये जो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है दैट कवर्स वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी। ठीक है भाई, जो रिकमेंडेशन है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, इसके वेराइड टाइमलाइंस है जो कि इस पॉलिसी को अगले 20 साल के लिए इंप्लीमेंट किया जा रहा है। शिक्षक पर्व को ऑर्गेनाइज किया गया 8 सितंबर से 25 सितंबर 2020, 8 सितंबर से 25 सितंबर 2020, और इस शिक्षक पर्व के दौरान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो अलग अलग रिकमेंडेशंस थे इनके ऊपर बहस हुई। इन रिकमेंडेशंस को कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है इसके ऊपर बहस की। 15 लाख सजेशंस यहाँ पे पाए गए, उन सारे के सारे 15 लाख सजेशंस को एग्जामिन किया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए DOSEL, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने एक ड्राफ्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान प्रोड्यूस किया और इसको टास्क लिस्ट के साथ जोड़ा। तो जो भी रिकमेंडेशन आए थे, 15 लाख सजेशंस आए थे, जो भी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने रिकमेंडेशंस दिए, इनको जोड़ के प्रॉपर टाइमलाइन और आउटपुट के साथ फाइनल एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। किसके द्वारा? DOSEL के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी के द्वारा। और ये जो टास्क लिस्ट है, ये जो ड्राफ्ट है, इसको स्टेट्स के साथ, यूनियन टेरिटरीज, ऑटोनोमस बॉडीज के साथ शेयर किया गया 10 सितंबर 2020 को, और उनसे फीडबैक मांगा गया 12 अक्टूबर 2020 तक। ठीक है ना भाई। इन ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ दिस डिपार्टमेंट एंड 31 स्टेट्स एंड यूटीज, तो मतलब यूनियन टेरिटरी के गवर्नर, स्टेट्स की गवर्नर ने, 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट ने, और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की जो अलग अलग ऑटोनोमस बॉडीज हैं, उन्होंने 7177 सजेशंस दिए। इन 7171 सजेशंस को एनालाइज किया गया एक्सपर्ट ग्रुप्स के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस दिए गए जो कि इस इंप्लीमेंटेशन प्लान के फाइनल वर्जन में इनकॉर्पोरेट भी किए गए हैं। ठीक है भाई। फिर इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए बहुत सारी नेशनल वर्कशॉप्स कराई जा रही हैं। समग्र शिक्षा का जो करिकुलम है उसको चेयरपर्सन ऑफ सेक्रेटरी SEL स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंदर इवेंट कराया गया। देखिए, कुल मिला के बोला यहाँ पे क्या जा रहा है, कुल मिला के यहाँ पे बोला ये जा रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इंप्लीमेंटेशन से पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंसस हो। तो जितने नाना प्रकार के प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं स्कूल एजुकेशन की फील्ड में, इवन एक आम आदमी के पास भी ताकत है कि वो रिकमेंडेशन दे सकता है। तो ये जो सीरीज ऑफ नेशनल वर्कशॉप हुई ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ NEP, जो समग्र शिक्षा की बात कर रहे हो, सबको पढ़ाने लिखाने की बात कर रहे हो, इसके लिए जो जो भी वर्कशॉप्स हुई हैं, जो जो भी मीटिंग्स हुई हैं, वो 10 नवंबर को हुई, 27 नवंबर को हुई, 2 दिसंबर 2020 को हुई, सारे स्टेट्स में, सारी यूनियन टेरिटरीज में। डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज किया जा रहा है, जल्दी ही रिलीज किया जाएगा। ज़्यादातर जो पोर्शंस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, इनको न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के साथ जोड़ के सामने रखा जाएगा। ओके, और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पॉइंट्स को 2021-22 का जो एकेडमिक सेशन है उससे इंप्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू एजुकेशन में चीज़ काम आएगी। कुल मिलाकर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसके बारे में अभी ज़्यादा मत सोचिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इवॉल्व होगा आगे। ठीक है ना, इतनी इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए। आप बस याद रखिएगा कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर एक बहुत बड़ी बहस चली है, जिसके लिए शिक्षक पर्व यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। इसके थ्रू 15 लाख सजेशंस आए थे जिसके ऊपर एग्जामिनेशन हुआ। फिर भाई फाइनल ड्राफ्ट शेयर किया गया स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, ऑटोनॉमस बॉडीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी के द्वारा। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी के अंदर जो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की सरकारों के सामने 10 सितंबर को ड्राफ्ट रखा गया। उनसे इनपुट मांगे गए 12 अक्टूबर 2020 तक, उनसे इनपुट आए
उसके बाद फिर और कुछ मीटिंग्स हुई 10 नवंबर, 27 नवंबर, 2 दिसंबर को, और फाइनली एक ड्राफ्ट पेश किया जाएगा जिसके हिसाब से एनईपी 2020 इंप्लीमेंट किया जाएगा। और बाद में भी हो सकता है एनईपी 2020 में कुछ चेंजेस कर दिए जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनली यहाँ पे एक और न्यूज़ है, आईएसएमए इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के द्वारा ये बोला गया है कि जो कंट्री का शुगर आउटपुट है ना, ये 31% बढ़ के 142.7 लाख टन पहुंच जाएगा पहले 3.5 मंथ्स ऑफ 2021 मार्केटिंग ईयर। अगर आप बात करो शुगर का मार्केटिंग ईयर, तो शुगर का मार्केटिंग ईयर चलता है अक्टूबर से सितंबर। तो 2021 मार्केटिंग ईयर शुगर का कब से कब तक चलेगा? 1 अक्टूबर 2020 से 30 ऑफ सितंबर 2021 तक। तो ये अक्टूबर से सितंबर चलता है आपका क्या, शुगर का मार्केटिंग ईयर। इस साल के जो पहले 3.5 महीने, इस साल के पहले 3.5 महीने कहां से कब तक होंगे? 1 अक्टूबर 2020 से लेके 15 जनवरी 2021 तक। तो 1 अक्टूबर 2020 से लेके 15 जनवरी 2021 तक ऐसा बोला जा रहा है कि जो शुगर का प्रोडक्शन है इंडिया में वो 142.7 लाख टन जाएगा। पिछले साल ये कितना गया था? 108.9 लाख टन। तो पिछले साल के 108.9 लाख टन के रिस्पेक्ट में ये पहुंच गया 142.7 लाख टन। इंक्रीमेंट कितने का है? 31% का। तो ये तो हो गया पहले 3.5% का इंक्रीमेंट। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने पूरे साल के लिए क्या एजम्पशन किया? पूरे साल के लिए बोला गया कि लास्ट ईयर 1920 में जो ओवरऑल शुगर केन की अवेलेबिलिटी थी, जो शुगर का प्रोडक्शन हुआ, वो था 274.2 लाख टन। और इस साल 2021 का जो पूरा मार्केटिंग ईयर है, यानी 1 अक्टूबर 2020 से लेके 30 सितंबर 2021 तक जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो होगा 310 लाख टन। ठीक है भाई, तो एक अच्छी चीज है। उसके बाद ISMA said that country's sugar output is higher by 33.76 lakh tons so far as compared to last year production for the corresponding period. तो भैया इस बार 33.76 लाख टन ज्यादा है। आप देख सकते हो 108.9 से 142.2 पहुंच गया है। ठीक है ना भाई। फिर भाई लास्ट मार्केटिंग ईयर के जो पहले 3.5 महीने थे, लास्ट मार्केटिंग ईयर के पहले 3.5 महीने कौन से हो गए? 1 अक्टूबर 2019 से लेके 15 जनवरी 2020 तक। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ शुगर मिल्स ऑपरेशनल थी वो थी 440। इस बार 1 अक्टूबर 2020 से लेके 15 जनवरी 2021 तक 487 शुगर मिल्स ऑपरेशनल है। ठीक है भाई। यूपी की बात की जाए तो शुगर प्रोडक्शन इन यूपी थोड़ा सा घटा है। पिछले साल एज ऑफ 15 जनवरी वो था 43.78 लाख टन। इस साल पहुंच गया पहले 3.5 महीने में 42.99 लाख टन। शुगर के बारे में एक बहुत बेसिक डाटा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आज की न्यूज़ में था तो डिस्कस कर लिया। जनरल स्टडीज पेपर 3 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स में पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो।